नमस्कार दोस्तों, गार्गी क्लासेस पर आपका स्वागत है। डेट आज की 12 फरवरी 2022। देख लेते हैं इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल आइडिया पेज से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो अभी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट आर्टिकल रहेगा द जॉब क्राइसिस। इसमें अनएम्प्लॉयमेंट का क्या स्टेटस है इंडिया में, उसके बारे में जानेंगे। दूसरा है स्टेट ऑफ इल हेल्थ। यूपी में इलेक्शंस हो रहे हैं पर एजुकेशन और हेल्थ के बारे में कोई बातचीत नहीं हो रही है, ना किसी नेता के द्वारा ना वोटर्स के द्वारा। तो जानेंगे यूपी में हेल्थ का स्टेटस क्या है। सबसे लास्ट में एक बार समरी लेंगे इस आर्टिकल की। ये आर्टिकल है एट द एक्सपेंस ऑफ पुअरेस्ट, कि नरेगा के लिए जो बजटरी एलोकेशन है उसको रिड्यूस करके सरकार अपनी तरफ से जीडीपी का मेन फोकस कर रही है किस पे, कैपिटल एक्सपेंडिचर पे। तो यहाँ पर राइटर अपने कंसर्न्स रेज करने हैं, जानेंगे इस आर्टिकल को। और लास्ट में एक आर्टिकल ये वाला नीचे, वन स्टैब टू मैनी। इस आर्टिकल में बताया गया है कि चाइना ने जिस तरीके से गलवान वैली कॉन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व एक इंडिविजुअल जिसका नाम है की फबाओ, उसको एक टॉर्च बियरर के तौर पे जब ये ओपनिंग सेरेमनी हो रही थी विंटर गेम्स की, विंटर ओलंपिक्स की, उसको टॉर्च बियरर के तौर पे उससे लीड करवाया। तो बोले ये चीज़ अपने आप में पॉलिटिक्स को स्पोर्ट्स में डालने के बराबर है, जो कि बहुत ही ज़्यादा गलत है। और इस चीज़ में आईओसी, दैट मीन्स इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी जो है, उसने भी अपनी तरफ से कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया। तो ये बात ठीक नहीं है। तो अपने तरफ से ये बातें इसी चीज़ को बताई जा रही है। तो ज़्यादा तो कुछ खास है नहीं। तो हमारे पास में 2-3 आर्टिकल्स हैं, उनको देखते हैं आप डिटेल में। फर्स्ट आर्टिकल है द जॉब क्राइसिस। देखो, अभी थर्सडे की बात है जब हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी ने लोकसभा में अपनी तरफ से डेटा पुट किया कि आज की टाइम पे अगर देखा जाए तो प्री पैंडेमिक लेवल पे जो अनएम्प्लॉयमेंट लेवल था उस तक हम पहुंच चुके हैं। इसका मतलब बेरोजगारी अब उतनी ज़्यादा नहीं है जितनी बेरोजगारी बीच में एक बार 23% के लगभग पहुंच चुकी थी। तो बेसिकली पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे जो है उसके बेसिस पे ये बताया गया कि अर्बन एरियाज़ में जनवरी मार्च 2021 के बीच में जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो 9% तक आ गया था, जो कि एक बार 20.8% तक पहुंच गया था फर्स्ट वेव जब आउटब्रेक हुआ था 2020 में। इसका मतलब 2020 में अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा था, वो घट करके 9% तक आ गया। इसके अलावा दूसरे और एस्टिमेट्स की अगर बात करें तो प्री पैंडेमिक लेवल तक अनएम्प्लॉयमेंट अभी जा चुका है। और CMIE के द्वारा जो डेटा रिलीज़ किया जाता है तो उसमें जनवरी 2022 में ये बताया गया कि हमारे यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट रेट 6.57% है, जो कि अप्रैल 2020 में कितनी थी, 23.52%, जो वो लॉकडाउन फर्स्ट का पीरियड था उस टाइम पर। तो बोले अनएम्प्लॉयमेंट अंडर कंट्रोल बताया जा रहा है। इसके अलावा अगर देखें फरवरी 2020 से पहले हमारे यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट कितना था, पेंडेमिक से पहले की बात कर रहे हैं, 2019-20 की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो उस टाइम पर 7.76%, दैट मीन्स 7.76% से भी कम अनएम्प्लॉयमेंट अभी हो चुका है। अब सवाल ये है कि क्या वाकई में ये डेटा है वो रियलिटी को एक्सप्लोर कर रहा है, या हमें थोड़ा सा एक माइन्यूट चीज़ों को भी समझने की ज़रूरत है, क्योंकि पेंडेमिक ने कुछ कसर तो नहीं छोड़ी है। तो सवाल ये है कि हमारे यहाँ पर जो एम्प्लॉयमेंट क्राइसिस है ना, ये कोविड की वजह से नहीं, कोविड से पहले से था, पर हाँ पेंडेमिक ने इस समस्या को और ज़्यादा बढ़ा दिया है। देखो, पहली बात अगर देखें तो ये कि हमारे यहाँ पर लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है ना, उसमें डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। मतलब ये कि ज़्यादातर जो लोग जो कि एलिजिबल हैं लेबर फोर्स में पार्टिसिपेट करने के लिए, जिनकी उम्र 15 से 59 साल है, उन लोगों ने जॉब करने की सोचना ही छोड़ दिया कि भाई हमें नौकरी नहीं करनी। कारण क्योंकि नौकरियां हैं ही नहीं। तो पहला तो ये पॉइंट अपने आप में एक ग्रेवेस्ट सिचुएशन को एक्सपोज करता है। दूसरा पॉइंट यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो ज़्यादा किसके बीच में देखी जा रही है, यूथ के बीच में, या फिर जिनके पास में एजुकेशन अब लगातार बढ़ती चली जा रही है। तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो कि अभी कितनी 6 पॉइंट समथिंग % हम बता रहे हैं, तो सवाल ये है 9% के लगभग जो बताई जा रही है जनवरी और मार्च के बीच में 2021 में। तो उस टाइम पर बोले सबसे ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट रेट जिस एज ग्रुप में था वो 15 से 29 साल, जो बिल्कुल यंग जो होते हैं, और उनमें कितना अनएम्प्लॉयमेंट रेट 22.9%। तो ये अपने आप में आप शो कर रहा है कि हमारे यहाँ पर यूथ के लिए नई जॉब्स क्रिएट नहीं हो रही है, एक्सपीरियंस्ड इंडिविजुअल्स को जॉब भले ही मिल जाती हैं। थर्ड पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है दैट इज कि हमारे यहाँ पर कि लेबर फोर्स फॉर्मलाइजेशन, इसका मतलब क्या हो गया कि फॉर्मल सेक्टर में जॉब लेने के लिए जहाँ पर गवर्नमेंट के रूल रेगुलेशन फॉलो किए जाते हैं, जहाँ पर पेड लीव्स मिल जाती हैं, सोशल सिक्योरिटी नेट अवेलेबल होता है, इंश्योरेंस की फैसिलिटी, वो सारी चीज़ें। तो पॉइंट यहाँ पर क्या है कि फॉर्मलाइजेशन की तरफ जो लेबर फोर्स को हम मूव कराने की बात कर रहे हैं वो बोले बढ़ रहा है।
तो राइटर यहाँ पर क्या बोलना चाह रहे हैं कि फॉर्मलाइजेशन की तरफ अगर मूव कर भी रहे हैं ना लोग, तो उनको इनकम नहीं मिल रही है। मतलब लो इनकम जॉब्स में ज़्यादा फॉर्मलाइजेशन हो रहा है। इसका मतलब पर कैपिटा इनकम पे इतना ज़्यादा असर नहीं पड़ रहा, उल्टा अभी भी जो एक इनकम लेवल है वो डाउन है। आप देखो जो कैजुअलाइजेशन है उसमें क्या होता है, इनफॉर्मल सेक्टर होता है, उसमें इंडिविजुअल अपना छोटा मोटा कोई धंधा लेकर के बैठता है, जिसमें 10 जनों से कम जने काम मिल के काम करते हैं। वहाँ पर ना तो सरकार की कोई रूल रेगुलेशन अप्लाई होती है, और वो अपने हिसाब से काम करे, उतनी देर तो पैसा है, काम छोड़ दें काम पैसा ज़ीरो, तो वो वाली चीज़ हो जाती है। तो कैजुअल लेबर एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो वहाँ पर सोशल सिक्योरिटी अवेलेबल नहीं है। तो एक तरफ तो हम फॉर्मलाइजेशन की बात कर रहे हैं, पर फॉर्मलाइजेशन की तरफ कौन जा रहे हैं, लो इनकम जॉब्स में ज़्यादा। तो इसका मतलब कि फॉर्मल सेक्टर में जाने के बावजूद भी इनकम सिक्योरिटी नहीं बन पा रही है। चौथा पॉइंट एडिटर यहाँ पे बताना चाह रहे हैं कि पर कैपिटा इनकम का हाल अगर अभी देखें तो अनएम्प्लॉयमेंट जो है उसी को ज़्यादा, अब कह सकते हैं ना कि बेरोजगारी अभी झेली नहीं जा सकती, इतना मतलब नुकसान हो चुका है पिछले 2 सालों में। अब पर कैपिटा इनकम पे अगर नज़र डालो तो रोजगार भी दे दिया तो भी पर कैपिटा इनकम इंक्रीज नहीं हो रहा, उल्टा डिक्लाइन कर गया है। इसका मतलब रोजगार है पर लोअर वेजेस पे है। इसका मतलब क्या है कि लोग जो हैं वो मजबूरन कम पैसे की नौकरी करने के लिए मजबूर हैं कि करना तो पड़ेगा, नहीं तो क्या होगा, प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ जाएगी। वही बात है, 10 रुपये कमाने की बजाय अगर 5 रुपये की नौकरी भी मिले तो इसमें कोई रुक नहीं रहा है, बस ये सोच रहा है कि चलो कम से कम 5 तो कमाएंगे, बाकी 5 का अरेंजमेंट करेंगे या कुछ और देखेंगे, ज़रूरतों को थोड़ा कम कर लेंगे, है कि नहीं। तो बोले ये जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो ट्रेंडिंग का हम शो कर रहे हैं, ये एक्यूरेट लेबर मार्केट में जो डिस्ट्रेस है ना, उसको एक्यूरेटली आप गेज नहीं कर रहे हो, मेज़र नहीं कर रहे हो। आज नरेगा में देखो कितनी डिमांड है, क्या उसमें कमी आई है? बिल्कुल भी नहीं। तो इस तरीके से हम प्री पैंडेमिक लेवल पे अनएम्प्लॉयमेंट का जो डेटा है उसको कंपेयर करें, एक बार हमें इकोनॉमिक डिस्ट्रेस को भी समझना होगा कि पर कैपिटा इनकम कितनी चल रही है। ये चीज़ अपने आप में इम्पोर्टेंट है। और अनएम्प्लॉयमेंट और जो इकोनॉमिक डिस्ट्रेस है, इसका एक हमें कह सकते हैं ना कि एक डेमो मिल भी चुका है, जो अभी रिसेंट रेलवे की एग्ज़ाम के टाइम पे जो गड़बड़ियाँ हुई या जिसकी वजह से जो एस्पिरेंट्स थे वो नाराज़ रहे, तो यूपी बिहार में जो प्रोटेस्ट देखने को मिला, ठीक है ना। तो एग्ज़ाम था इंडियन रेलवे का, जिसमें मिसमैचिंग हुई कि डिमांड कितनी थी और जॉब्स की सप्लाई कितनी हो पाई, ठीक है। तो यहाँ और दूसरी तरफ बहुत सारे कास्ट ग्रुप हैं जो रिजर्वेशन की डिमांड कर रहे हैं लगातार कि भाई सरकारी नौकरियों में हमें रिजर्वेशन दो। तो ये चीज़ें क्या कर रही हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं। दूसरी तरफ प्राइवेट सेक्टर में भी आपको पता है, हरियाणा में जिस तरीके से सरकारों ने अपनी तरफ से वोट बैंक को राइज करने के लिए, आंध्र प्रदेश की सरकार ने भी इसी तरीके के प्रोविज़न कर रखे हैं कि जो प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहे हैं, कर्नाटका की गवर्नमेंट भी कहीं ना कहीं इस बारे में सोच रही है कि प्राइवेट सेक्टर में भी रिजर्वेशन अप्लाई कर दिया जाए लोकल्स जो हैं उनके लिए, सन ऑफ सॉइल जिनको हम बोलते हैं। तो देखा जाए तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हमारे कंट्री में जितना होना चाहिए, पहली चीज़ तो उसमें कमी है। दूसरी, एम्प्लॉयमेंट हो भी रहा है तो रेम्यूनरेशन इतने अच्छे नहीं है, दैट मीन्स वेजेज एडिक्वेट नहीं है। तो गवर्नमेंट जो है ना, जो लेबर इंटेंसिव मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उस पर फोकस करे। बेशक सरकार के द्वारा बहुत सारी स्कीम चलाई जा रही है, जिनमें PLI हो गई, मेक इन इंडिया के अंडर में और सारे स्टार्टअप इंडिया, इस तरीके से प्रोग्राम चल रहे हैं। पर सवाल यह है कि हमारे पास में आज सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट कहाँ पर है, एग्रीकल्चर में, या फिर आप देख सकते हो नरेगा जैसी जो स्कीम्स के अंडर में जो सोशल वेलफेयर की स्कीम्स है उनमें लोग मजबूरन काम कर रहे हैं। तो ज़रूरत है कि लेबर फोर्स को हम सही डायरेक्शन में लेकर के जाएं, नहीं तो ये परिस्थिति और बिगड़ती चली जाएगी। और यही सबसे बड़ा चैलेंज है आज सरकार के सामने कि एम्प्लॉयमेंट, और वो भी वेल पेड एम्प्लॉयमेंट, ये जनरेट किया जाए, ठीक है ना। ये है अपने आप में एम्प्लॉयमेंट का मुद्दा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है एट द एक्सपेंस ऑफ द पुअरेस्ट। आर्टिकल को लिखा गया है प्रवीण चक्रवर्ती जी के द्वारा। इनका ये कहना है कि यूनियन बजट जब आया तो उसमें बजट आने से पहले बहुत सारे एक्सपर्ट्स, उनमें से एक एक्सपर्ट थे हिंदुस्तान यूनिलीवर के चेयरमैन, उन्होंने फाइनेंस मिनिस्टर से ये कहा था कि भाई महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, नरेगा के लिए, जो कि आप गांव में जो बेरोजगार हैं उनकी व्यवस्था के लिए कर रखा है आपने, ये स्कीम चला रखी है। तो बोले ऐसा ही कुछ अर्बन पुअर्स के लिए भी आप शहरों में भी आप ऐसी स्कीम चला दो। अब देखो इसमें बात ऐसी है कि ऐसा क्यों कहा गया, क्योंकि हमारे यहाँ पर पर्सनल कंजम्पशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। किसमें? हमारी GDP में। अगर हम कैलकुलेट करें तो GDP का लगभग 2/3 जो हिस्सा है
वो हमारे यहाँ पर प्राइवेट पर्सनल कंजम्पशन की बेसिस पे चलता है। हमने देखा था ना कि जीडीपी के जो मेन इंजन होते हैं उनमें एक तो होती है गवर्नमेंट की स्पेंडिंग, एक होती है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट और एक होती है पर्सनल कंजम्पशन। ठीक है, बाकी एक्सपोर्ट इंपोर्ट ये सब कुछ होता ही है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो यहाँ पर 2/3 हिस्सा किसका कंट्रीब्यूशन आता है, हमारे यहाँ पर पर्सनल कंजम्पशन का। तो बोले ये बहुत हद तक गिरी हुई है। तो इसको राइज करने में जिस तरीके से नरेगा ने हेल्प प्रोवाइड की है, एग्जैक्टली वो की वो चीज़ अर्बन एरियाज़ में हमें अवेल करानी चाहिए। मतलब नरेगा का एक अर्बन वर्जन लॉन्च करना चाहिए। बट हुआ क्या, ये जो ओपिनियन था इसका जस्ट उलट, कि इवन इकोनॉमिक सर्वे ने भी 2021-22 का जो लेटेस्ट इकोनॉमिक सर्वे आया है उसमें भी नरेगा को बहुत ज़्यादा रिकग्निशन मिला है। ये कि जब कोविड की वजह से गरीब लोग परेशान हो रहे थे, माइग्रेंट्स ने रिवर्स माइग्रेशन किया, तो उनको उनमें से लगभग 110 मिलियन, लगभग 11 करोड़ इंडियन पुअर्स को जॉब दी गई नरेगा के अंडर में। ठीक है, तो इस केस में आप देखो कि एक तरफ आप नरेगा को रखो और दूसरी तरफ जो स्टॉक एक्सचेंज में बड़ी बड़ी कंपनियां जो काम कर रही हैं जिनकी वर्थ $1 बिलियन से भी ज़्यादा है, इन सबको मिला करके भी देखो ना, तो वो भी 7 मिलियन मतलब 70 लाख लोगों को रोजगार देती है केवल। और जबकि इधर कितना कितना मिल रहा है, 11 करोड़ लोगों को। तो आप देखो कितना डिफरेंस है। इस स्कीम को आप कैसे ठंडे बस्ते में या इग्नोर, ठंडे बस्ते में डाल सकते हो या इग्नोर कर सकते हो। तो यही चीज़ मेन इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे बताई जा रही है। बोला करंट फाइनेंशियल ईयर की बात भी करें ना, तो आज जितना पैसा इस प्रोग्राम को अलोकेट होना चाहिए उतना पैसा 6 महीने के अंदर अंदर ही सरकार ने जितना अलोकेट किया वो 6 महीने में ख़त्म हो गया, और अभी भी वहाँ पर अंडर बजटिंग हो रही है। दूसरा, नरेगा को ज़्यादा पैसा मिलना चाहिए था, पर सरकार ने ये कहा कि भाई हमारे पास में फंड्स अवेलेबल नहीं है, इसलिए हम नरेगा को थोड़ी फंडिंग अलोकेशन कम करेंगे। अभी आगे बताया जाएगा कि लगभग 30,000 करोड़ रुपए कम अलोकेट किए गए हैं। ठीक है, 73,000 करोड़ के लगभग एस्टिमेट बताया गया है बजट में। तो ऐसे में जिस तरीके से न्यू इकोनॉमिक फिलॉसफी पे फोकस किया है सरकार ने, जिसमें मेन फोकस है ट्रिकल डाउन इफेक्ट पे, जिसमें क्या होगा कि सरकार जो है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर करेगी और उसके बाद में वो पैसा खर्च होने के बाद में और धीरे धीरे इकोनॉमी में अपने आप में, एक होता है ना कि ग्रास रूट लेवल तक जो भी इंडिविजुअल्स हैं उनके लेवल तक उनकी इनकम बढ़ाएगा और उससे फिर फ़ायदा पूरी इकोनॉमी को मिलेगा। तो बोला अभी इमीडिएट अगर देखा जाए तो उसके लिए तो कहीं ना कहीं नरेगा जैसी स्कीम्स हैं जिनमें सरकार सीधा पैसा एक इंडिविजुअल के अकाउंट में ट्रांसफ़र करती है। तो ये चीज़ हमें समझने की ज़रूरत है, क्योंकि कैपिटल एक्सपेंडिचर है उसके लिए भी तो आप पैसा अरेंज करोगे ही ना, तो नरेगा के लिए क्यों नहीं। दूसरी चीज़, नरेगा जैसी स्कीम जो कि 11 करोड़ लोगों को रोजगार देती है उसको आप कॉम्प्रोमाइज़ करके और फिर आप कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रहे हो, तो बोले ये तो मेरी सोच से तो परे है। ये बात बोल रहे हैं राइटर। अब देखो बात ऐसी है, नरेगा कोई ऐसी तो है नहीं कि परमानेंट जॉब गिवन है, मतलब परमानेंट जॉब मिलती है। ये तो डिमांड बेस्ड प्रोग्राम है कि भाई राइट टू एम्प्लॉयमेंट या राइट टू लाइफ का एक पार्ट मान के चलो कि मेरे को रोजगार मिलेगा तो बेसिक इनकम तो मैं अर्न कर सकूंगा और कम से कम मेरे घर का, मेरा खुद का तो खर्चा उठा सकूंगा। तो बोलिए ये डिमांड बेस्ड है। अब आप एक तरफ नरेगा में फंडिंग अच्छी दे दो, नरेगा का काम कंटिन्यू चलता रहे, और दूसरी तरफ अच्छे वेजेस वाली जो जॉब्स हैं जैसे कि लेबर इंटेंसिव मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज को आप प्रमोट करो। तो ऐसे में एक नरेगा में काम करने वाले बंदे को अगर 250-300 रुपये पर डे के हिसाब से मिलते हैं, तो वो इंडिविजुअल अगर उसको पता पड़ा कि मुंबई में, कोलकाता में या फिर आप देख लो गुजरात में या किसी भी स्टेट के इंडस्ट्रियल रीजन में अगर अच्छी पेमेंट मिल रही है, तो 300 रुपये पर डे के हिसाब से काम क्यों करेगा, वो 600-700 रुपये पर डे के हिसाब से काम करने के हिसाब से जाएगा। तो मुद्दा क्या आ रहा है कि आप पहले लोगों को जॉब सिक्योरिटी देकर के रखो और दूसरी तरफ आप जॉब क्रिएट करो जिसमें वेजेस ज़्यादा हो, तो ऑटोमेटिकली लोग नरेगा को छोड़ के चले जाएंगे, फिर आपके ऊपर ऑटोमेटिकली लोड कम आ जाएगा नरेगा पे। तो बोले इस तरीके का एक ट्रांजिशन होना चाहिए, जबकि सरकार ने क्या किया, नरेगा को सप्रेस करने की कोशिश की है, जो कि ठीक नहीं बात है। ठीक है, ये जो आइडिया है इसमें थोड़ा सा प्राइवेट इन्वेस्टमेंट पे फोकस करना चाहिए। अब वो बात सही है कि हमारी इकोनॉमी में आज प्राइवेट इन्वेस्टमेंट फंसा पड़ा है, तो इस केस में ड्यूटी किसकी आ जाती है, सरकार की। क्योंकि कीन्शियन थ्योरी क्या कहती है कि प्राइवेट सेक्टर तो हमेशा केवल बेनिफिट के लिए काम करता है। तो उस केस में अगर कहीं पर भी देश में डिमांड नहीं है तो उस केस में प्राइवेट सेक्टर जल्दी से इन्वेस्ट नहीं करेगा। अगर प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्ट करता तो ग्रेट डिप्रेशन नहीं आता 1928 में।
इस केस में फिर गवर्नमेंट की ड्यूटी आ जाती है। तभी तो कीन्स ने ये थ्योरी दी थी, इसी को हम कीन्सियन थ्योरी बोलते हैं। और एकदम कहते हैं ना क्लासिकल कीन्सियन थ्योरी पे काम कर रहे हैं आज वर्ल्ड के मैक्सिमम कंट्रीज, जिनमें यूएसए जो कि टोटली मतलब हम जिसको कैपिटलिस्ट कंट्री कंसिडर करते हैं, वो भी सरकार के द्वारा $1 ट्रिलियन से ज़्यादा का कैपिटल एक्सपेंडिचर करने के लिए रेडी है। कारण क्योंकि वहाँ पर इकोनॉमी बिल्कुल फंसी पड़ी है। तो बोले नरेगा अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, इसे हमें अंडरमाइन करने की जरूरत नहीं है, इवन इसको ज़्यादा पैसा अलोकेट करने की ज़रूरत थी। फिर कुछ माइन्यूट चीज़ें बता रहे हैं कि गवर्नमेंट का ये प्लान है कि लगभग 2.5 लाख करोड़ रुपए कैपिटल एक्सपेंडिचर किया जाएगा। ठीक है, अब इसमें देखो कि सरकार के द्वारा 1 लाख करोड़ रुपए का लोन दिया जा रहा है स्टेट्स को, इंटरेस्ट फ्री, आपको पता है 2050 तक। और उसमें मेन फोकस रहेगा किस पे, बोला कैपिटल पे ही आप एक्सपेंडिचर करोगे। इसके अलावा कैपिटल एक्सपेंडिचर पे आपने 6% एक्स्ट्रा बजटरी एलोकेशन दिया है। और वो जो बजटरी एलोकेशन है वो किससे निकाला है, मतलब इधर कैपिटल एक्सपेंडिचर राइज किया है, उधर फूड, फर्टिलाइजर, फ्यूल सब्सिडी, नरेगा, इन स्कीम्स से पैसा निकाल करके उधर डाल दिया गया है। तो इस चीज़ को बोला जा रहा है, बोला आप केवल शिफ्टिंग कर रहे हो। बट अगर देखा जाए तो सरकार के द्वारा ओवरऑल जो बड़ी कंपनियां हैं, है ना, उन पर टैक्सेशन अगर राइज कर सकते थे तो ज़्यादा बेनिफिट हो सकता था। दूसरा एक चीज़ कि सरकार बड़ी ऑप्टिमिस्टिक है कि कोरोना जो है वो अब थोड़ा सा डिक्लाइन कर चुका है और अभी का जो फिस्कल ईयर है, कौन सा 22-23 का, वो बड़ा बड़ा आसान निकल जाएगा। तो ये अपने आप में बहुत ही ज़्यादा एक जल्दबाजी वाला एक डिसीजन है, क्योंकि हो सकता है कि कोरोना का कोई खतरनाक वेरिएंट आ जाए तो उसमें आप इन चीज़ों को कैसे एक्टिवेट कर पाओगे। फिर बात आ जाती है कि नरेगा के एलोकेशन की बात हम ऑलरेडी कर ही चुके हैं कि 30,000 करोड़ रुपए के लगभग कम अलोकेट किया गया है। ठीक है, इसके अलावा अगर देखें तो सरकार ने 2019 के फाइनेंशियल ईयर की बात करें, मतलब फाइनेंशियल ईयर 2019 की बात करें, उस टाइम पर कॉरपोरेट जो टैक्स हुआ करता था वो इफेक्टिवली लगभग 27% हुआ करता था। मतलब जो बड़ी कंपनियां हैं वो 27% अपनी नेट इनकम से ब्याज दिया, ओ टैक्स दिया करती थी, जो कि सरकार ने घटा करके अभी कितना कर दिया है, 20% तक। तो सरकार के पास में जो रेवेन्यू कलेक्शन होना चाहिए वो सरकार ने पहले ही रिड्यूस कर दिया। अब यहाँ पर ये सोशलिस्टिक आइडियोलॉजी के हिसाब से बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो थोड़ा आपको बैलेंस बनाना होगा कि सोशलिस्टिक एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि कॉरपोरेट जो कंपनीज हैं, जिनमें हम बात करें कि हमारे देश में लगभग 433 बड़ी कंपनियां हैं, जिनके ऊपर टैक्स अगर लगाया जाए तो अच्छा खासा टैक्स कलेक्शन हो सकता है सरकार के पास में। गवर्नमेंट ने क्या किया, फाइनेंशियल ईयर 2019 में जो कॉर्पोरेट टैक्स है उसको रिड्यूस करके लगभग 20% तक ला दिया। अब इसके पीछे कारण क्या है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस वाला जो है ना वो मुद्दा चलता है। खैर हमारा तो मुद्दा भी हम जो समझ रहे हैं वो आर्टिकल का कंटेक्स्ट समझ रहे हैं, पर सरकार ने क्यों रिड्यूस किया वो आर्ग्यूमेंट आपके पास में होना चाहिए, राइट। तो इससे बोले अच्छा खासा टैक्स कलेक्शन हो सकता था। और अभी भी अगर इन 400 से ज़्यादा कंपनियों के ऊपर 2019 के पहले का टैक्स अगर अप्लाई कर दिया जाए ना, तो सरकार के पास में अक्यूमुलेटिव 3 लाख करोड़ रुपए तक इकट्ठे हो सकते थे। पर चलो ठीक है, इसको भी छोड़ो, अभी भी अगर अप्लाई कर दिया जाए ना तो लगभग 1 लाख करोड़ रुपए एडिशनल टैक्स के तौर पे सरकार के पास में आ सकते हैं। इसका मतलब कॉरपोरेट टैक्स को आप राइज करो और फिर कॉरपोरेट टैक्स का जो पैसा है ना उससे आप कैपिटल एक्सपेंडिचर को इंक्रीज करो, ना कि नरेगा या सब्सिडी, फूड सब्सिडी, फर्टिलाइजर सब्सिडी, इनको हटा करके और फिर बाद में आप कैपिटल एक्सपेंडिचर को बढ़ाओ। तो यहाँ पर आपके पास में प्रीवियस आर्ग्यूमेंट्स भी अवेलेबल है बहुत सारे कि क्यों सरकार कैपिटल एक्सपेंडिचर पे ध्यान दे रही है, और इधर आपकी तरफ से और आर्ग्यूमेंट्स रेडी हो गए तो एक बैलेंस्ड व्यू आपके पास में अवेलेबल हो जाएगा। इंडियन एक्सप्रेस की ब्यूटी है ये, ठीक है। तो थोड़ा सा ये ही समझने वाली बात है, इंडियन एक्सप्रेस में बहुत बैलेंस्ड ओपिनियन आता है जिसमें हमारे पास में प्लस और माइनस दोनों चीज़ें दिखाने वाले आर्टिकल्स को प्रिंट करता है। उधर हिंदू में थोड़ी सी प्रॉब्लम क्या आती है जो मैंने नोटिस की है, वो ये कि वहाँ पर क्रिटिसिज्म तो ज़्यादा आता है और सरकार के प्लस पॉइंट्स बहुत कम आते हैं। अब जैसे हम यहाँ पर गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं ना यहाँ पे, तो गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करने से पहले हमने कम से कम 4-5 ऐसे आर्टिकल्स ऑलरेडी डिस्कस कर लिए जहां पर गवर्नमेंट को प्रमोट किया जा रहा है कि बहुत बढ़िया काम किया, बहुत बढ़िया काम किया। तो बैलेंस होना चाहिए दोनों के बीच में हमारे लिए तो, क्योंकि कोई भी चीज़ पूरी गलत नहीं है, कोई भी चीज़ पूरी सही नहीं है, हमारे पास में तो क्रिटिकल एनालिसिस होना चाहिए। तो एक तो पॉइंट आ गया क्या कि आप कॉरपोरेट टैक्स है उसको राइज करो। इसके आगे जो दूसरा मुद्दा हाईलाइट कर रहे हैं वो देखते हैं कि
जो कैपिटल वेल्थ टैक्स है वो भी लगाया जा सकता है। आज आप देखते हो कि सिक्योरिटीज़ में ट्रांजैक्शन होता है, जो भी बॉन्ड्स हैं या फिर जो शेयर्स हैं, इनमें जो इन्वेस्ट करते हैं, तो बोलो वहाँ पर जो लेन देन होता है ना, उस पर भी आप कैपिटल गेन टैक्स लगा सकते हो। जिससे क्या होगा कि हमारे यहाँ पर जो शेयर्स खरीद फरोख्त होती है, उससे भी अच्छा खासा पैसा आ सकता है। दूसरा राइटर का यहाँ पर कंसर्न क्या है कि आज अगर हमारे देश में बड़ी बड़ी कंपनियों की बात करें, उन कंपनियों को जब से 20% का टैक्स जो इम्पोज किया गया है, 27 से घटा करके 20% कॉरपोरेट टैक्स, बोलो उनको खुद की इनकम में तो उनको इतना फ़ायदा हुआ है जिसकी हद नहीं है। लगभग 50 लाख करोड़ रुपए जो है, 50,000 करोड़ रुपए तक कम से कम उन्होंने अपना एडिशनल इनकम बढ़ा ली है। पर सवाल क्या है कि हमारे यहाँ पर जो कैपिटल एक्सपेंडिचर हम करना चाहते हैं, उसके लिए जो पैसा इकट्ठा होना चाहिए, उसके लिए हमें फिर से रिटर्न करना चाहिए कि हाँ 27% के लगभग कॉर्पोरेट टैक्स हो। क्योंकि आपने ये 27 से 20% क्यों टैक्स रिड्यूस किया था कि ये कंपनियां बड़ी हैं, इन्वेस्टमेंट करेंगी, बड़ा जॉब क्रिएट करेंगी, तो बोले इनको जितना इनकम में फ़ायदा हुआ ना, उसके कंपैरिजन में एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन कुछ नहीं है। इसका मतलब ये कि जितना एम्प्लॉयमेंट ये पहले करती थी ना, उतना ही एम्प्लॉयमेंट अभी जनरेट कर पा रही है। इसका मतलब सरकार का जो मानस है, सरकार का जो टारगेट था कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट होंगे, वो नहीं हो रहे हैं। एग्जैक्टली वही चीज़ हमने प्रीवियस आर्टिकल में भी देख ली है। ठीक है, तो देखो सरकार का जो अभी करंट फिलोसॉफिकल आइडिया है, जिसमें सरकार कैपिटल एक्सपेंडिचर पे फोकस कर रही है, ट्रिकल डाउन इफेक्ट पे ज़्यादा फोकस कर रही है कि ऊपर सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे तो नीचे गरीब से गरीब इंसान को भी उस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का फ़ायदा मिलेगा। तो बोले ये ट्रिकल डाउन इकोनॉमिक बेनिफिट जो है, इस पे फोकस करना ये कहीं डेंजरस गैम्बल, कहीं पे जुआ साबित ना हो जाए। क्योंकि अभी ज़रूरत क्या है, एक तो सबसे पहली चीज़ कि पेंडेमिक को हम इग्नोर ना करें। अगर इसके ढंग की सी एक वेव दोबारा आ गई तो फिर क्राइसिस में इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो पैसा खर्च कर रहे हो उसकी बजाय नरेगा जैसी स्कीम्स हैं वो बचा सकती हैं आपको। दूसरा, लार्ज कॉरपोरेट्स को आपने जो रिलैक्सेशन दे रखा है, अब उसमें आप डायरेक्ट टैक्स या फिर कॉरपोरेट टैक्स को राइज करो, जिससे कि रेवेन्यू कलेक्शन आपके पास ज़्यादा हो और फिर जो आप चाहते हो वो पैसा अच्छे से खर्च कर सको। और दूसरा, नरेगा जैसी जो वेलफेयर स्कीम्स हैं उनको आप और फंडिंग एलोकेट कर सको बजाय कि रिड्यूस करने के। ठीक है, तो ये यहाँ पर मुद्दा आ गया। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है स्टेट ऑफ इल हेल्थ। देखो ये यूपी स्पेसिफिक है, उत्तर प्रदेश स्पेसिफिक आर्टिकल लिखा है शाह आलम खान जी के द्वारा। इनका ये कहना है कि उत्तर प्रदेश में अभी इलेक्शंस का माहौल चल रहा है, पर एक बार हम अगर नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 का डेटा देखें तो देखा जा रहा है कि जम्मू कश्मीर जो कि कॉन्फ्लिक्ट वाली जोन है, उसके कंपैरिजन में यूपी बहुत ही गंदा परफॉर्म करता हुआ दिखा है। और कोविड-19 ने और भी बुरा हाल कर दिया है यूपी का। जबकि सबसे दुखद बात जो है वो ये कि इलेक्शंस का टाइम है, उसके बावजूद भी यहाँ पर ना तो एजुकेशन के बारे में बात होती है, ना ही हेल्थ के बारे में। और ये हमारे यहाँ पर परंपरा चलती आई है कि ना तो स्वास्थ्य के बारे में बात होती है, ना वहाँ पर एजुकेशन शिक्षा के बारे में बात होती है, जबकि ये होना चाहिए। आज हमारे हाल, अगर यूपी के हाल देखें तो ब्राज़ील और फिलीपींस से भी बुरे हाल हैं। कोविड-19 में आप देखो कि जिस तरीके का हैवॉक मचाया है, बोलो वो ब्राज़ील और फिलीपींस से भी बुरे हाल करके रखे हैं, पर्टिकुलर स्टेट की अगर बात की जाए तो। ठीक है, इसके अलावा अगर देखें नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के हिसाब से, तो इंडिया 2000 में जब मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स आए थे ना, एमडीजी, देखो 2015 से तो इन एमडीजी को रिप्लेस कर दिया था एसडीजी ने, दैट मीन्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल ने। पहले चलते थे मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स। तो एमडीजीज में भी हमने जो टारगेट किए थे ना, जो कि 2000 से लेकर के 2015 तक अचीव करने थे, बोले उन टारगेट्स को यूपी अचीव नहीं कर पा रहा है। आप एसडीजी को तो भूल ही जाओ, एसडीजी 2015 से 2030 तक अप्लाई हो रहा है। ठीक है, इसमें आप देखो इवैल्यूएशन करते हैं हम नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 का जो राउंड है, जिसमें यूपी की जो रियलिटी है वो क्लियर होती आएगी। सबसे पहले हम बात करते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। दैट मीन्स एक बच्चा जन्म से लेकर 1 साल की उम्र जब तक गेन ना करे, उसमें 1000 बच्चों पर कितने बच्चों की डेथ हो रही है, तो वो यूपी में चल रहा है 50.4%, जो कि अपने आप 50.4 मतलब 1000 बच्चे अगर जन्म ले रहे हैं तो उन 1000 बच्चों में से 1 साल की उम्र गेन करने से पहले 50.4 बच्चों की डेथ हो जाती है एवरेज यूपी में। जो कि सीरिया या फिर दूसरी तरफ इराक, जो कि वॉर कॉन्फ्लिक्ट जोन है,
उससे भी बुरा परफॉर्म कर रहे हैं। तो यूपी का तो ये हो गया, सीरिया में देखो 16 है और जबकि इराक में सिर्फ 20 है। तो आप देख सकते हो कितना बुरा परफॉर्म हो रहा है। आ जाओ फिर अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट। एक बच्चा जो कि 5 साल की उम्र गेन करे उससे पहले पहले 1000 बच्चों की मतलब 1000 बच्चों ने जब जन्म लिया तो उनमें से 5 साल की उम्र से पहले पहले कितने बच्चों की डेथ हो रही है, तो वो चल रही है यूपी में 59.8, जो कि आप कह सकते हो कि जम्मू कश्मीर जैसे स्टेट में बहुत ही कम है 9.8। और इधर देखो आप सीरिया, जहाँ पर आपको पता है कितना ज़्यादा क्राइसिस चलता रहता है, आए दिन बॉम्ब फूटते रहते हैं, वहाँ पे लोग मरते रहते हैं, वहाँ पर भी केवल 16 जनों की डेथ होती है 5 साल की उम्र गेन करने से पहले पहले 1000 बच्चे अगर जिंदा है तो। समझ गए। आ जाओ फिर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, IMR या फिर अंडर 5 की बात करें तो आपने देख लिया क्या सिचुएशन है यहाँ पे। इसके आगे अगर देखें, ये यूपी की बात चल रही है, इसके आगे चलें तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में गोल 3 है, वो टारगेट करता है कि 2030 तक स्टेट दैट मीन्स गवर्नमेंट्स हैं वो ये करेंगी कि एक हेल्दी लाइफ और वेल बींग इंश्योर की जाए हर उम्र के लोगों के लिए। क्या ये वाकई में इंश्योर हो पाएगा? तो आप SDGs को तो बोलो भूल ही जाओ, इसको तो अचीव करना बहुत दूर की बात है। इसके आगे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है हाईलाइट करना चाह रहे हैं राइटर, वो आ जाती है कि यूपी में जो पुअर हेल्थ इंडिकेटर है वो और ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है जब हम बच्चों में स्टंटिंग की बात करें। स्टंटिंग का मतलब क्या होता है कि एक बच्चा अंडर 5 की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, मतलब एक बच्चा जिसकी उम्र 5 साल है पर उम्र के साथ साथ में उस बच्चे की जो हाइट होनी चाहिए वो हाइट बहुत ही कम है। उस केस को अगर देखें तो हमारे यहाँ पर स्टंटिंग कितनी चल रही है यूपी में, 39.7%। 5 साल तक के जितने भी बच्चे हैं ना यूपी में, उनमें स्टंटिंग के शिकार हैं 39.7%, जो कि बहुत ज़्यादा है। एनीमिया की प्रॉब्लम यूपी में बहुत ज़्यादा है। वेस्टिंग का इशू बहुत ज़्यादा, वेस्टिंग का मतलब होता है हाइट के हिसाब से वज़न। और इसकी बात करो, ये जो क्या बोलते हैं एनीमिया, एनीमिया का मतलब होगा कि हमारी जो बच्चे हैं जिनकी एज अगर देखें तो 6 महीने से 59 महीनों के बीच की अगर बात करें तो वो एनेमिक है। तो ये सिचुएशन क्या शो कर रही है, ये क्लियरली ये बात आ रही है कि हमारे यहाँ पर साउथ सुडान, हमारे यहाँ मतलब मैं यूपी बोल रहा हूँ फिर से, ठीक है ना, यूपी में साउथ सुडान से भी बुरी परफॉर्मेंस आ रही है, जहाँ पर साउथ सुडान बिल्कुल बैकवर्ड कंट्रीज में से एक है, जहाँ पर वॉर कॉन्फ्लिक्ट एरिया है, जहाँ पर माल नरिशमेंट की बात करो तो यूपी उससे भी बुरा परफॉर्म कर रहा है। एनीमिया औरतों में 15 से 49 साल की उम्र, जो रिप्रोडक्टिव एज हम जिसको बोलते हैं, जिसमें बच्चे पैदा करने की जो बायोलॉजिकल कैपेसिटी है वो डेवलप हो जाती है एक लड़की में या एक फीमेल में, उसमें उनमें एनीमिया की प्रॉब्लम यूपी में साउथ सुडान से भी बुरी चल रही है। तो ऐसे में स्टंटिंग, एनीमिया, ये है प्रॉब्लम जो कि आने वाले टाइम पर जब जैसे जैसे उम्र बढ़ती है उसकी वजह से भारी भरकम बीमारियां लग जाती हैं जो कि लंबे समय तक चलती हैं और उसके कारण लोगों की डेथ हो जाती है। अब आ जाओ फिर टीबी की बात कर ले। ट्यूबरक्लोसिस की बात करें तो इंडिया में जितने टीबी के केसेस आते हैं उनमें 20% केसेस तो यूपी में आते हैं। खैर ये बात आप ज़रूर ध्यान रखें कि यूपी पाकिस्तान से भी ज़्यादा पॉपुलेशन को होल्ड करता है, ठीक है, लगभग 22 करोड़ के लगभग। अभी ये सेंसस हो जाएगी तो और क्लियर हो जाएगा, अभी सेंसस हो नहीं पा रही है, ये कोविड की वजह से नहीं, 2021 में डेटा रिलीज हो जाना था पर अब की बार लेट हो गया कोविड की वजह से सारा ही, ठीक है। इसके अलावा 4 लाख टीबी के केसेस की बात, 2020 में 4 लाख टीबी के केसेस डिटेक्ट हुए थे यूपी में अकेले में, जबकि जस्ट दूसरा जो है मतलब हाईली पॉपुलेटेड स्टेट्स में से बिहार भी एक आता है, वहाँ पर केवल 1.25 लाख केसेस टीबी के मिले थे और यूपी में 4 लाख केसेस मिले। तो बोले इतना ज़्यादा प्रॉब्लम। अब आपको पता है टीबी के लिए जो डॉट्स की जो दवाइयाँ दी जाती हैं वो अगर ढंग से ले लिया टाइम पे तो ठीक है, नहीं क्या है ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। एंटीबायोटिक ले ले करके लोगों ने अपनी बॉडी में मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस क्रिएट कर रखा है। दैट मीन्स कि एक भी दवाई काम नहीं कर रही है टीबी के बैक्टीरिया को किल करने में। तो ये आने वाले टाइम की सबसे घातक बीमारी है। यहाँ तक कि डॉक्टर्स का ये कहना है कि HIV एड्स से भी ज़्यादा भारी बीमारी है MDR, और इससे भी ज़्यादा XDR भी हो चुका है, दैट मीन्स एक्सट्रीम ड्रग रेजिस्टेंट। दैट मीन्स कि आप दवाइयाँ कुछ भी लो काम ही नहीं कर रही है। तो इसका मतलब एक मरीज जिसके XDR है वो किस तरीके से बचेगा, उसका कोई सॉल्यूशन अभी करंट सिचुएशंस में तो अवेलेबल है नहीं। तो बोले ये बिगड़ता चला जा रहा है वहाँ पर। इसके आगे अभी देखें बच्चों में जो डेथ है
एपिडेमिक की वजह से वो भी अच्छी खासी हुई है, ऐसी बात नहीं है कि एपिडेमिक की वजह से कम हुई है। जैसे कि यूपी और बिहार में एक एक्यूट एंसेफलाइटिस सिंड्रोम, जिसको देखो हम दिमागी बुखार बोलते हैं, उसके केसेस भी कम नहीं है। ये अपने आप में यूँ मानो कि माल नरिशमेंट होने की वजह से ये प्रॉब्लम होती है। इसमें एक छोटी सी केस की बताता हूँ मैं आपको, ये इंसिडेंट आते रहते हैं। इसमें क्या होता है, बिहार का एक इंसिडेंट बताता हूँ मैं, ठीक है, यूपी का भी ऐसा ही कुछ है कि बच्चे जो कि माल नरिश्ड हैं, खाते पीते कुछ है नहीं, हमारी बॉडी में ग्लूकोज लेवल अगर ठीक ठाक होता है ना तो हम एनर्जेटिक फील करते हैं। जैसे आपको कभी भूख लगे तो आप अपनी हथेली में थोड़ी सी चीनी डाल के चीनी लेकर के एक, मतलब कहते हैं ना कि एक पूरा शॉट मार लेना, खा लेना, ठीक है, कभी भी भूख लगे तो, या कुछ मीठा खा लेना, आपको क्विकली एनर्जी मिलेगी, एकदम इंस्टेंट एनर्जी मिलती है ना, वो मीठे से मिलती है, क्योंकि वो डिज़ोल्व होने में टाइम नहीं लगाता। अब खाना तो डिज़ोल्व होगा, उसके बाद में एनर्जी मिलेगा। तो ऐसे में ग्लूकोज आपने डायरेक्टली इनटेक कर लिया। तो बच्चे क्या है, लीची खाने के लिए बिहार में गार्डन्स में चले गए और उन बच्चों ने लीची इतनी खाई, लीची आपको पता है कितनी ज़्यादा मीठी होती है, और उसकी वजह से उन बच्चों की जो एनर्जी डिमांड थी वो तो क्विकली फुलफिल हो गई। अब एनर्जी डिमांड फुलफिल हो गई तो क्या उनको खाने की ज़रूरत है? बिल्कुल भी नहीं। और बच्चों ने फिर बाद में खाना बहुत कम कर दिया। जो हमारे यहाँ पर डाइवर्सिफाइड फूड इनटेक होना चाहिए, जिसकी वजह से बच्चों की जो फूड इनटेक में न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो सके, पर वो चीज़ नहीं हो पा रही है। तो ऐसे में उन्होंने लीची से तो एनर्जी रिक्वायरमेंट पूरी कर ली, पर नरिशमेंट नहीं हो पाया। ऐसे माल नरिशमेंट लगातार बढ़ता चला जाता है। बोले ये चीज़ यूपी में भी नेग्लेक्टेड है। और फिर उसके बाद में ये जो दिमागी बुखार है ये अटैक कर देती है, तो उन बच्चों की फिर हो जाती है डेथ। तो ये अपने आप में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कर देती है। ये जापानीज एंसेफलाइटिस बोला गया था उसको, ठीक है। ये भी अपने आप में एक बहुत खतरनाक बीमारी है। और ये जो एक्यूट एंसेफलाइटिस सिंड्रोम है, इसकी वजह से बच्चों की डेथ बहुत ज़्यादा होती है। इसके अलावा डेंगू या फिर मलेरिया, इस तरीके की बीमारियां भी बहुत फैली हुई है। तो बोले इस तरीके से जो मेन फोकस होना चाहिए वो हेल्थ पे होना चाहिए। और पेंडेमिक ने वैसे भी इस चीज़ के लिए हाईलाइट किया है कि भाई आप ध्यान दो इस तरीके की बीमारियों पे या हेल्थ पे, जबकि इन बातों पे कोई बातचीत ही नहीं होती है। हेल्थ और एजुकेशन को छोड़ करके बात किस पे होती है? रिलीजन, रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट, टेंशन्स को इंक्रीज कर देना, उल्टे सीधे स्टेटमेंट देना, लव जिहाद, हिजाब, इन पे हम दिमाग लगा रहे हैं, जबकि हमारा ह्यूमन रिसोर्स है उसको हम कहीं ना कहीं बिगाड़ते चले जा रहे हैं। तो मेन फोकस अब इसमें देखो, जनता का भी बहुत बड़ा रोल है, हम जैसे लोगों का भी बहुत बड़ा रोल है कि हमारे जो पॉलिटिकल सो कॉल्ड लीडर्स हैं उनकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स की जाए कि भाई आप कितना काम कर रहे हो, और उनसे पूछो कि आपका क्या प्लान है। आप देखो हमारे यहाँ पर जीडीपी का कितना परसेंट अलोकेट किया जाता है हेल्थ के लिए? अराउंड 1.5 टू 1.8%, जो कि दूसरे और कंट्रीज के कंपैरिजन में बहुत ही कम है। तो ये अलोकेशन, एजुकेशन और हेल्थ, ये दो तो देखो बेसिक है बिल्कुल। इन चीज़ों पर तो फोकस हमेशा सरकार को रखना ही चाहिए, ठीक है। तो ये है पूरा मुद्दा, हमने देख लिया पूरा डिटेल में। कहीं पे कुछ गड़बड़ अगर मैंने बोल दिया तो कमेंट बॉक्स में करेक्ट कर देना, मैं पिन कर दूंगा आपके कमेंट को। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और हाँ, शाम वाला वीडियो है, कोशिश करूँगा मिल जाए आपको। जो हमारा डिस्कशन होता है आप जानते ही हो, न्यूज़ और एक्सप्लेन्ड वाला, वो आज मिल जाएगा। अगर टाइम मिला तो, नहीं मिला तो फिर आज मतलब सैटरडे का न्यूज़ वाला और संडे कल का न्यूज़ का, दोनों का पोर्शन है वो आपको फिर मंडे या फिर उसके साथ में आगे आने वाले दिनों में कभी भी अवेल करा दूंगा मैं, ठीक है। तो इस डिस्कशन में जो भी कंटेंट था वो देख लिया। थैंक यू वेरी मच।